नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ अपना एमपी देख रहे हैं आप। और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले पन्ना से एक बड़ी जानकारी, जहां बेकाबू बस हादसे का शिकार हुई, अनियंत्रित होकर पलट गई। दरअसल पन्ना पहड़ी खेरा मार्ग पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ। यात्री बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे ही पलट गई। तो आपको बताएं कि करीब 24 यात्री हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। 2 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। इतनी भीषण दुर्घटना। पन्ना से सतना की ओर यात्री बस जा रही थी, बचुआ नाले के पास हादसा हो गया। और आपको बता दें कि घायलों को जिला चिकित्सालय पन्ना में ही भर्ती कराया है और बचुआ नाले के पास यह हादसा हुआ। इसकी कुछ तस्वीर भी आपको दिखा दें। ये बेकाबू बस पलट गई, 2 लोगों की जान चली गई इस दुर्घटना में। और इस दुर्घटना की जो तात्कालिक कारण क्या रहे वो हम आपको बताते चलें। दरअसल यहाँ पर जो बस थी वो बेकाबू होकर पलटी और इसके लिए क्या कारण था अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। भीषण ये हादसा हुआ पन्ना पहड़ी खेरा मार्ग पर, भीषण सड़क हादसा। यात्री बस बेकाबू होकर सड़क के किनारे पलट गई। करीब 24 यात्री इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। तो दुर्घटना की तस्वीरें निश्चित तौर पर यह बताने के लिए काफी कि कैसे और किन परिस्थितियों में यह हादसा हुआ होगा, कितना भीषण हादसा रहा। अनियंत्रित होकर पलटना इस बस का अभी तक स्पष्ट हुआ है। कई सारे यात्री इसमें सवार थे। ग्रामीणों के बीच भी आप देखिए किस प्रकार से अफरा तफरी मच गई। सहायता के लिए लोग आगे आए। क्रेन की मदद से आप देख रहे हैं कि बस को दोबारा से सीधा किया जा रहा है। सहयोगी संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, बताइएगा मौजूदा स्थिति क्या और किन परिस्थितियों में हादसा हुआ है? जी, मैं आपको बता दूं, यह बस सतना जा रही थी, पहाड़ी खेरा से सतना की ओर जा रही थी। जैसे ही यह बस बिचुआ नाला एक पड़ता है, वहां पर जैसे ही पहुंची वैसे ही अनियंत्रित होकर यह बस पलट गई। और पलटते ही इसमें करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे, जो कि सबके सब घायल हो गए हैं। मानसिक चोटें हैं, 2 यात्री गंभीर हैं। वहीं पर आपको यह भी बता दूं कि क्लीनर था की मौके पर ही मौत हो गई है, जिसका नाम संजय पटेल जा रहा है। और एक यात्री गगन चौधरी जो सिंह राशि है, उनकी भी मौत हो गई है। 2 यात्री मौत हो गई है, बाकी हालत है। और तकरीबन 2 दर्जन यात्री घायल है। चिकित्सालय में इनका उपचार जारी है। संजय, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं मिल पा रही है। एक बार फिर प्रयास करेंगे आपसे बात करने का। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, दमोह से बड़ी खबर आपको बता दें। हाईवे पर यहां भी एक हादसा हो गया। दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ। महिला श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की वजह से यह हादसा हुआ। तो हादसे में 65 साल की महिला और 19 साल की युवती की मौत हो गई। सड़क हादसे में 20 अन्य लोग घायल हुए हैं। 2 को जबलपुर रेफर करना पड़ा। इतनी भीषण स्थिति है। 18 यात्रियों का तेंदुखेड़ा अस्पताल में इलाज फिलहाल चल रहा है। दमोह के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत पांजी के पास यह हादसा हुआ। माघ पूर्णिमा पर बरमान घाट से स्नान कर ये सभी श्रद्धालु लौट रहे थे और देर रात की यह घटना है। ये कुछ कुलुआ गांव के लोग थे, नर्मदा नहाने के लिए, स्नान के लिए परोल में गए थे। जो वहां से लौटते समय ग्राम पांजी के पास गाड़ी अनियंत्रित होकर चालक ने गिरा दी, जिससे 22 लोगों को चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनके नाम है रोशनी 19 साल और पार्वती, और 2 लोगों को रेफर कर दिया गया है जबलपुर। मामले में अपराध कायम कर जांच विवेचना की जा रही है। और अब धार से अगली बड़ी खबर, जहां यात्री बस ने ट्रक को टक्कर मारी है। ट्रक को ओवरटेक करते समय यह भीषण हादसा पेश आया है। दरअसल 11 यात्री इस दुर्घटना में घायल हो गए और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। नासिक से भीलवाड़ा की ओर ये बस जा रही थी और धामनोद के पास ये दुर्घटना हुई। और सड़क हादसे लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे हादसों से बचने के लिए सावधानी पूर्वक सड़कों पर चलना तो आवश्यक है ही। साथ ही साथ क्योंकि अब जैसे जैसे अवंतिका सर्दी का मौसम आ रहा है, कई जगह विजिबिलिटी की समस्या और कई जगह मौसम ऐसा होने की वजह से भी कई बार ड्राइविंग में कुछ ना कुछ समस्या आती है। कई बार टेक्निकल फॉल्ट होते हैं, कई बार सड़कों की खराबी होती है, कई बार लापरवाही कारण होता है। लेकिन ऐसे में यात्रियों के साथ बड़ी अनहोनी हो सकती है। घायलों को अभी इस दुर्घटना की बात करें तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। नासिक से भीलवाड़ा के लिए ये बस जा रही थी और धार में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
और रीवा से बड़ी खबर, यहां पर एक बस पेड़ से जा टकराई और यात्री बस का ब्रेक फेल होने की वजह से यह दुर्घटना हुई है। आपको बताएं कि बस में 15 यात्री जो सवार थे वो घायल अवस्था में हैं। बस में एक नर्सिंग की छात्रा फंसी रही, उसे निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने गैस कटर से बस को पहले काटा, उसके बाद छात्रा बाहर आ पाई। कोतवाली क्षेत्र के रौसर ITI कॉलेज के पास की घटना। सतना जिले के ताला से रीवा की ओर वे बस जा रही थी। तस्वीरें आप देखिए, मौके पर अफरा तफरी मची। सबसे ज्यादा भीषण स्थिति तब रही जब इस छात्रा को निकालने के लिए देखिए किस प्रकार गैस कटर का इस्तेमाल करना पड़ा और कितना भीषण ये हादसा रहा। ये बस की हालत भी बताती है। रीवा की ये तस्वीरें, आसपास ग्रामीण भी सहायता के लिए आ गया है। रौसर ITI कॉलेज के पास की पूरी घटना। लगातार हादसों को लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत भी हादसे की खबर के साथ और अभी तक निरंतर 4 दुर्घटनाओं को लेकर जानकारी आपके साथ साझा करते आ रहे हैं और इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। और हादसों के सिलसिले में एक और खबर जुड़ती हुई सिवनी से ये जानकारी। यात्री बस और स्कूल बस में टक्कर हुई। यात्री बस और स्कूल बस में इतनी भीषण टक्कर, लेकिन राहत भरी बात है कि जनहानि की खबर सामने नहीं आई और कारण बारिश बताया जा रहा है। बारिश की वजह से ये हादसा हुआ और स्कूली बच्चे बाल बचे, ये एक राहत की बात है। और दोनों बसेस के ड्राइवरों को जरूर चोट आई है। अवंतिका, डूडा सिवनी थाने के बागदेव बंजारी के पास का ये हादसा। पूरी खबर और ये पूरी खबरों की श्रृंखला इस ओर इशारा करती हुई कि अब और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी। हालांकि इस हादसे में ड्राइवर्स घायल हुए हैं, अस्पताल में इलाजरत हैं। अलग अलग हादसे जिन्हें हम आप तक पहुंचाने का काम इस मकसद से कर रहे हैं कि आप अपने स्तर पर सावधानी बरतना शुरू करें। ये तस्वीरें इस हादसे की भी आप देखिए। स्कूल बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, यात्री बस की भी करीबन इसी प्रकार की हालत है। चलिए बढ़ते आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। जबलपुर से एक बड़ी खबर आई जहां पर चाकूबाजी के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सिविक सेंटर में चाकूबाजी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। मुख्य आरोपी सुजल सोनकर, अमन तिवारी और आदित्य झा ये गिरफ्तार हो चुके हैं। सुजल सोनकर का भाई चीनू सोनकर, जिसकी तलाश फिलहाल की जा रही है। चाकूबाजी की वारदात में लकड़गंज निवासी मुशाहिद की मौत भी हो गई थी और इस पूरे मामले में कार्रवाई पुलिस लगातार कर रही है। ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त, ये दरअसल उसी चाकूबाजी के दौरान की तस्वीर है जहां पर 3-4 लोगों ने मिलकर एक शख्स को पकड़कर घेरा, उसके साथ मारपीट की और सिर्फ मारपीट तक बात होती तो शायद बात संभल सकती थी, लेकिन बात चाकूबाजी तक पहुंच गई और एक शख्स की जान चली गई। और सरेआम इस प्रकार की वारदात को अंजाम देना कोई छोटी बात नहीं होती है, खासकर संस्कार धानी में। जबलपुर एक प्रमुख शहर है मध्य प्रदेश का, इसके बावजूद वारदातें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। और सरेआम जब इस तरह की वारदातें आप देखते हैं तब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बेखौफ में बदमाश, तब और ज्यादा शय मिल जाती है जब कार्रवाई में देरी हो। और लगातार आपराधिक मामलों में इजाफा ये स्पष्ट करता हुआ कि प्रशासनिक चूक भी यहाँ पर एक बड़ा कारण है। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक कोई संगठित अपराध की बात सामने नहीं आई है। विवाद ही कारण बताया जा रहा है। पवन से हमारी बात हुई थी और एक बार फिर से पवन हमारे साथ मौजूद है। पवन, अपडेट क्या मिल पाया इस पूरे मामले में? कारण पता चल पाया, क्या वजह थी कि एक शख्स को चाकू मारकर जान से ही खत्म कर दिया? बिल्कुल आशीष, जो अभी भी सवाल वही है कि आखिर मुख्य वजह क्या थी कि इतनी बड़ी वारदात को सरेराह अंजाम दिया गया। हालांकि रंजिश की बात आ रही कि दोनों पक्षों में पहले भी एक बार विवाद हो चुका था मुशाहिद और सुजल के बीच में, चूंकि जहां वो रहते हैं लकड़गंज और जो भरतीपुर इलाका है वो आसपास ही है, दोनों लगे हुई बस्तियां हैं और परिचय पुराना है। पहले भी इनके बीच में विवाद हुआ था, जिसके बाद से ये रंजिश चली आ रही थी। और कल रात में जब ये मौका मिला, जो मुशाहिद अकेला था, अपने 2 दोस्तों के साथ में था और अकेले खड़े होकर जब वहां पर घूम रहा था, तभी जो है सुजल सोनकर, अमन तिवारी, आदित्य झा और चीनू सोनकर, जो सुजल का भाई है, इन चारों ने मिलकर उस पर हमला किया, मारपीट करते हुए फिर चाकू से वार किया और जिससे उसकी मौत हो गई। अभी भी सवाल वही है कि शहर में कानून व्यवस्था का खौफ क्यों नहीं है, पुलिस का डर अपराधियों में क्यों नहीं। और ये सभी युवा लड़के हैं, 19-20 साल के लड़के हैं जिन्होंने इस गंभीर वारदात को अंजाम दिया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी सवाल वही है कि भले आरोपी पकड़ गए, लेकिन सवाल वही है कि आखिर इनमें डर क्यों नहीं है पुलिस का। संस्कार धानी सभी कटघरे में खड़े होते हैं इस वारदात के बाद। बिल्कुल ठीक आप पवन कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। कार्रवाई जल्दी होगी ये उम्मीद भी करते हैं।
और बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से एक बड़ा मामला सामने आया था जिसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो कुछ कर्मचारी जो कि पोस्टल बैलेट पेपर के साथ नजर आए हैं, कांग्रेस के निर्वाचन आयोग से शिकायत भी इसके बाद आपने देखी और मामले में बड़ा एक्शन भी लिया गया। दरअसल सीईओ अनुपम राजन ने नोडल अधिकारी हिम्मत सिंह भविड़ी को सस्पेंड कर दिया और मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी कलेक्टर से मांगी है। तो वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। आपको बताएं कि कमलनाथ ने इस मामले को लेकर बताया था कि अत्यंत गंभीर मामला है और दोषियों पर तत्काल कार्रवाई भी होनी चाहिए। बड़ी बात यह कि ईवीएम सुरक्षा को लेकर अब बड़े अधिकारी भी निगरानी करने वाले हैं। ये चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश जारी हुए। ये वीडियो आप देखिए जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था और इसी वायरल वीडियो के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई हुई है। सीईओ ने नोडल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। कुछ और लोग जो इस वीडियो में आपको नजर आ रहे हैं, हो सकता है उन पर भी गाज गिरे और अलग अलग मतगणना स्थलों पर अब और ज्यादा चाक चौबंद व्यवस्था। और एक बार वो वीडियो पूरा दिखाते हैं और सुनवाते हैं इसमें क्या बात क्या हो रही है। कुछ भी तो सन लगाई, बना वीडियो बनाओ और बुला पत्रकारों को। कलेक्टर साहब से बात करता हूँ। कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं फोन पे कोई सूचना होती है क्या? इतना गंभीर मामले को आप ऐसा कीजिए, हम लोग भी कल ट्रेनिंग लेके आए भोपाल से। हमारे कोई मामले में कुछ निर्वाचन के नियम कानून लिखित आपको हमको सूचना देना था, उसके बाद आपको पेटी। और अगली बड़ी खबर भोपाल से, जहां बालाघाट की घटना के बाद चुनाव आयोग सक्रिय, जिस बारे में हम लगातार चर्चा करें। एमपी में सभी स्ट्रांग रूम पर सीनियर अफसर निरीक्षण करेंगे। दरअसल भोपाल स्ट्रांग रूम पहुंचे एसएडीएम डाक मतपत्र को लेकर कांग्रेस की शिकायत पर यहां पहुंचे थे और गड़बड़ी की आशंका के चलते निर्वाचन आयोग इसमें एक्टिव नजर आ रहा है। कर्मचारी के मतपत्र खोलने को लेकर विवाद हुआ था। बालाघाट की इस घटना का जिक्र, जिसका वीडियो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि इस मामले को देखते हुए आशंका इस ओर सबसे ज्यादा पैदा होती है कि अलग अलग मतगणना केंद्रों पर क्या यही हालात तो नहीं है और इसी के चलते चुनाव आयोग भी सक्रिय हो गया है। ये काम करने किसने निर्देशित किया है आपको? यहाँ पर जो व्यवस्था है वो 3 टियर व्यवस्था है। पहले उसमें सीएपीएफ का बल लगा है, दूसरे उसमें हमारा एसएफ का गार्ड लगा है और तीसरे में डीएफ की व्यवस्था है। तो सारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और हमारी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बैरिकेटिंग हो चुकी है। जो कार्डन उसको अलग अलग, जैसे अभिकर्ताओं का अलग कार्डन है और हमारे जो ईवीएम की जो मशीनें आएगी उसका एक अलग रास्ता तय किया है। तो वो हम पूरी तरह उसको बिल्कुल सुरक्षित कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं और कंप्लीट व्यवस्था की जा रही है और लगभग सारी व्यवस्थाएं हो चुकी है। और इसके साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे जो पहले से लगे हैं 32 कैमरे और इसके सिवाय 42 कैमरे और लगाए जा रहे हैं, ताकि जो मतगणना के दिन जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो उसके नॉर्म से देखने की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था की जा रही है। और बढ़ते आगे, भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें। बालाघाट बैलेट पेपर मामले पर बयान आया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बड़ा बयान दिया है। बालाघाट घटना को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण नोडल अधिकारी को निलंबित किया है। मतपत्र की किसी तरह की गिनती नहीं हुई है, केवल डाक पत्र की विधानसभावार शॉर्टिंग की जा रही थी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मतपत्र की शॉर्टिंग की गई है, ये बात भी स्पष्ट कर रहे हैं। 3 बजे के निर्धारित समय से शॉर्टिंग होनी थी। नोडल अधिकारी ने 1:30 बजे से शॉर्टिंग शुरू करने की बात कही थी। शॉर्टिंग की सूचना भी ठीक तरीके से नहीं दी गई थी। प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण नोडल अधिकारी को हटा दिया गया है और चुनाव आयोग को पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी भेज दी गई है। दौरान ये आभास हुआ कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कि मतपत्रों की गिनती हो रही है। कोई मतपत्रों की गिनती नहीं हुई है, कोई भी पोस्टल बैलेट खोला नहीं गया है, सिर्फ उनकी विधानसभावार छटनी की गई है और उनको अलग अलग झोलों में या बैग में रख करके पुनः सील कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वहाँ पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कांग्रेस पार्टी से श्री निराला सिंह बघेल और विनय दशहरिया, भारतीय जनता पार्टी से कृष्णपाल सिंह बिसेन और अन्य दीगर प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में ही स्ट्रांग रूम खोला गया था। उनकी उपस्थिति में ही इस पूरी प्रक्रिया के बाद स्ट्रांग रूम बंद किया गया। मैं पुनः कह रहा हूँ, पोस्टल बैलेट जो है वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। किसी भी पोस्टल बैलेट को खोला नहीं गया है। किसी भी पोस्टल बैलेट की गिनती जैसी कोई बात नहीं है। मतगणना अपने जो निर्धारित समय है, जो निर्धारित दिनांक है, उस पे 3 तारीख को होगी।
तो एक तरफ शिकायत पर एक्शन आपने देखा और दूसरी तरफ सियासी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल इस बयानबाजी में कांग्रेस उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया ने कहा कि बालाघाट कलेक्टर को हटाया जाए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी का बयान आया कि कांग्रेस हार के डर से बौखलाई हुई है। एक वीडियो से घमासान सियासत तक पहुंच गया है। मिश्रा द्वारा उन्होंने 5 दिन पहले जो पोस्टल बोर्ड का स्ट्रांग रूम था केजरी का, उसे खुलवा लिया। उसमें गड्डियां बनाई जा रही हैं, वोटर छेड़छाड़ की जा रही है, पूरी टीम बैठी हुई है। ये सारी बातें साफ तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर हो रही हैं, जिससे कि पोस्टल वोट से हेराफेरी कर सके। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने शंका पहले ही व्यक्त की है कि इस तरह की घटनाएं होने की संभावना स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए चुनाव आयोग से मांग की है कि पोस्टल बैलेट को सबसे पहले गिना जाए, उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, उसके आगे कार्रवाई की जाए। कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है अधिकारियों पर अपना रौब झाड़ती है, और ये हमने हमेशा देखा है। तो आज कांग्रेस के जितने भी सर्वे उनके आ रहे हैं वो उनके दुर्भाग्यजनक हैं उनके लिए। तो स्वाभाविक है कि वे कहीं ना कहीं एक एलिबाई क्रिएट कर रहे हैं, एक दबाव बना रहे हैं मतगणना से पहले। चलिए भोपाल आपको लिए चलेंगे। सही शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ कार्रवाई हुई लेकिन उससे भी कांग्रेस संतुष्ट नहीं और बीजेपी की तरफ से आरोप के कांग्रेस हार रही है, इसका डर सामने आ रहा है। देखिए, बिल्कुल अब पूरी तरीके से बालाघाट का मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। कांग्रेस लगातार अफसरों को निशाने पर ले रही है, आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में वोटिंग के बाद अब काउंटिंग में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, और बालाघाट में जिस तरह बैलेट पोस्टल बैलेट की बात आई उसमें गड़बड़ की बात कह रही है। हालांकि सीईओ ने आज अनुपम राजन ने बड़ी स्पष्ट बात कही है कि कोई भी वोट वहां पर ना गिनती हुई है, ना कोई बंडल खुला है, सिर्फ बंडल की छटनी हो रही थी, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ नहीं हुई है। और जो बात आ रही थी कि फिर सस्पेंड क्यों किया गया, ये सवाल भी उठाया था, तो उन्होंने कहा कि सस्पेंड इसलिए किया गया कि जो 3 बजे जो पोस्टल बैलेट के बंडल जो खुलना थे वो 1:30 बजे खोले गए, और उसकी प्रॉपर जानकारी सभी दलों को नहीं थी। लिखित में थी लेकिन फोन पर सूचना नहीं दी गई थी। तो इन 2 खामियों को उन्होंने स्वीकारा है और इस आधार पर प्रक्रियात्मक त्रुटि बताकर कार्रवाई की गई है। लेकिन एक बात साफ है कि इसको लेकर कांग्रेस भाजपा लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। कांग्रेस निशाना लगा रही है, साध रही है कि इसके पीछे कोई बड़ी मंशा है और कलेक्टर को हटाने की मांग कर रही। वहीं अनुपम राजन सीईओ कह चुके हैं कि उनके अब किसी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब हमने सारी जो तथ्यात्मक दस्तावेज है, जो भी प्रक्रिया अभी तक हुई है, उसे दिल्ली केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया है। अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, अब उन्हें क्या कार्रवाई करना है। और बीजेपी जो है वो लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस हार के डर से या सर्वे में जो उसे हार बताई जा रही है उस कारण इस तरह के आरोप लगा रही है। तो अभी तीनों तरफ से भाजपा कांग्रेस हमलावर है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वोटिंग में काउंटिंग जिस तरह गड़बड़ी उसी तरह काउंटिंग में भी गड़बड़ का पूरा खेल चल रहा है और इसके पीछे अफसर शामिल है। वहीं सीईओ है, उन्होंने साफ इनकार किया कि इस तरह की कोई भी गड़बड़ ना हुई है, सारे पोस्टल बैलेट सुरक्षित हैं। उन्होंने न केवल बालाघाट बल्कि मध्य प्रदेश के भी सारे पोस्टल बैलेट का कहा है कि सुरक्षित है और कहीं भी कोई इस तरह की बात नहीं आई है। और एहतियातन सभी जगह निर्देश दिए गए हैं कि अब 2 तारीख को 2 दिसंबर को ही इनको बंडल बनाने का काम, उसके पहले कहीं भी इस तरह के पोस्टल बैलेट नहीं खोले जाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, जो कि जिस तरह की गड़बड़ी अब तक सामने आई है उस गड़बड़ी से कोई भी निश्चित रूप से सवाल उठाएगा। हालांकि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई थी अवंतिका, और उसके बाद भी जब इसकी जांच की गई तो नोडल अधिकारी को हटा दिया गया था। ये प्रक्रियात्मक त्रुटि की बात कही जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। शेड्यूल का जिक्र कर लेते हैं। पटवारी हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने यहां भी बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के आरोपी के अवैध रेत स्टॉक पर पुलिस ने छापा मारा है। दरअसल मैहर जिले के कुबरी सोन नदी में आरोपी रेत स्टॉक किया गया था और आरोपी द्वारा पुलिस ने दबिश देकर 8 डंपर रेत जब्त किया है। तो वहीं रेत के अवैध कारोबार को संचालित करने वाले पवन सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। 5 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस ने अवैध रेत के कारोबार से जुड़े 8 रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, मामला दर्ज किया। 4 अन्य ट्रैक्टर चालक और मालिक के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश टॉप 20।